Hello everyone, today's topic is soil. So, what is soil? Soil is one of the most important natural resources. It provides anchorage to the plants and supply water and nutrients. It is the home for many organisms. तो सॉइल एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि वो हमें मिलता है नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट और ये हमारे लिए यूज़फुल भी होता है. तो सॉइल भी इसी तरह का एक नेचुरल रिसोर्स है और ये प्लांट्स को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, उन्हें वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी यूज़ होती है. बिना सॉइल के एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है और एग्रीकल्चर की वजह से ही हमें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिलता है. तो सॉइल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Buja observed an earth worm coming out of the soil. So Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. तो क्या सॉइल के अंदर सिर्फ अर्थवॉर्म्स रहते हैं या कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं? तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लाइक सम ऑफ द बैक्टीरियाज, स्नेक्स, rabbits, earthworms, etc. Collect some soil samples and observe them carefully. You can use a hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है. यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन फिल करनी है. जैसे कि गार्डन सॉइल जो है वो कैसी होती है, क्या उसके अंदर प्लांट्स होते हैं मिले हुए, एनिमल्स इसके अंदर हैं या कुछ और मिलता है. ऐसे ही सॉइल फ्रॉम रोड साइड, सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, इन सब के बारे में हमें देखना है कि क्या क्या इनमें मिलता है. और एक चीज़ सॉइल के अंदर जो मिलती है दैट इज़ पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स, और ये भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं. तो इसको कौन मिलाता है? इसको ह्यूमन बींग्स सिर्फ पॉल्यूट करते हैं, वही इसको ऐड करते हैं. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. ये जो पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स होते हैं ये सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स. अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इसमें केमिकल्स भी आ जाएंगे और पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे जो कि इस तरह के वेस्ट हैं जो कि सॉइल को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी कम टू द टॉपिक सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. सॉइल के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं. अगर हम एक पार्ट ग्राउंड का डिग करके देखते हैं, खोद के देखते हैं, तो हमें वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल दिखेगी और वहाँ पर एक के ऊपर एक लेयर सॉइल की दिखाई देंगी. जैसे पहले एक लेयर होगी ए, फिर दूसरी लेयर बी और फिर तीसरी लेयर सी. इस तरीके से यहाँ पर हमें लेयर्स दिखाई देंगी. Activity 9.2. Take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler 3/4 filled with water and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक हमने ग्लास टम्बलर लिया है और उस ग्लास टम्बलर को हाफ से ज़्यादा पानी से फिल कर दिया. उसके अंदर हम डालते हैं सॉइल. तो जब हम उसमें सॉइल को डिज़ोल्व करते हैं अच्छी तरह से किसी स्ट्रॉ की हेल्प से, तो हम देखेंगे कि सॉइल के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में सेटल हो गए हैं. तो जैसे सबसे नीचे हमें दिखता है ग्रेवल वाला पार्ट जहाँ पर बड़े हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, फिर सैंड होती है, फिर क्ले, फिर वाटर और ह्यूमस जो होगी वो टॉप मोस्ट पार्ट में होगी. तो ये जो ह्यूमस वाला पार्ट होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ये होता है टॉप सॉइल का और ये बहुत ही फर्टाइल होता है. फर्टाइल यानी कि इसके ऊपर जब भी हम सॉइल को देखेंगे तो जो ह्यूमस वाला पार्ट होगा वहीं पर सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो ये इस तरीके से लेयर्स में सेटल हो जाएगी सॉइल. डू यू सी layers of particles of different sizes in the glass tumbler? Draw a diagram showing these layers. Are there some dead rotting leaves or animal remains floating on water? The rotting dead matter in the soil is called humus. तो यहाँ पर हमें कुछ सड़ा हुआ डेड मटेरियल भी मिलेगा जैसे कि प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज़ भी इसमें फ्लोट हो सकती हैं. तो उसी से ह्यूमस फॉर्म होता है और ह्यूमस बहुत ही फर्टाइल होता है. अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल प्रोड्यूस कैसे हुई, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ. तो इसके लिए एक प्रोसेस है वेदरिंग.
यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो ये रॉक्स की ब्रेकिंग डाउन से प्रोड्यूस हुई है सॉइल, और वो जो प्रोसेस होता है रॉक्स की ब्रेकिंग का, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब कैसी सॉइल होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के रॉक से बनी हुई है, किस तरह के रॉक को ब्रेक होने के बाद वो बनी थी। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो इस तरह का वर्टिकल सेक्शन जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील और टेक्सचर। तो सॉइल प्रोफाइल का हर लेयर फील या टेक्सचर में डिफर करता है। इनके कलर, डेप्थ और केमिकल कंपोजिशन भी अलग होती है, और इसीलिए हम इन लेयर्स को हॉराइजन्स कहते हैं। तो सॉइल के डिफरेंट हॉराइजन्स होंगे। देयर विल बी ए हॉराइजन, बी हॉराइजन, सी हॉराइजन एंड बेड रॉक, एंड वी sometimes call it D horizon also. So here in the diagram we can see all these horizons one by one. This is the diagram of soil profile. Here we can see at the top there is a horizon, और उसी के ऊपर ग्रो हुए हैं सारे प्लांट्स और वेजिटेशन। सेकेंड लेयर होगी बी होराइजन, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि थोड़े रॉकी पार्टिकल्स भी हैं, थोड़े स्टोन्स टाइप के भी हैं। फिर होता है सी होराइजन जो कि थर्ड लेयर होती है, और लास्ट में होता है बेड रॉक। बेड रॉक के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ ग्रो नहीं करता है। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it. अब हमें ये बिलो लेयर्स दिखाई नहीं देती हैं, नॉर्मली टॉप लेयर ही दिखाई देती है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल टू। अगर हम किसी ऐसे गड्ढे के अंदर देखते हैं झाँक कर जो कि अभी खोदा गया, तो वहाँ पर हमें ये सारी लेयर्स दिखाई दे सकती हैं। सच अ व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, और इसी को हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। जब हम कोई वेल डिग कर रहे हो, कुआं खोद रहे हो, या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसका फाउंडेशन बनाते हैं, तभी भी सॉइल को डिग करते टाइम हम उसके सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक। द अपर मोस्ट होराइजन इज़ जनरली डार्क इन कलर। तो जो अपर मोस्ट होराइजन होता है यानी कि ए होराइजन होता है वो डार्क कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है और मिनरल्स होता है। ह्यूमस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये जो ह्यूमस होता है ये टॉप सॉइल को फर्टाइल बना देता है। ये जो टॉप सॉइल है इसको ह्यूमस फर्टाइल बना देता है और न्यूट्रिशन देता है ग्रोइंग प्लांट्स को। इसीलिए जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो टॉप सॉइल में ही ग्रो करते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यही जो ए होराइजन है इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, जैसे कि वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। इसमें कुछ कीड़े, कुछ रैट्स, कुछ बीटल्स, ये सब आ जाते हैं। रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल, और टॉप सॉइल के अंदर सारे प्लांट्स की रूट अच्छी तरह से एम्बेडेड होती हैं। नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। इसमें ह्यूमस कम होगा सेकेंड लेयर में, लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। इसको हम कहते हैं बी होराइजन और मिडल लेयर। थर्ड लेयर जो होती है वो सी होराइजन होती है, और इसमें स्मॉल लम्प्स होते हैं रॉक्स के, और ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें क्रैक्स और क्रिवाइसेस होती हैं, यानी कि ऐसे रॉक्स जिनमें दरारें पड़ गई होती हैं वो सी होराइजन में होते हैं। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक, और लास्ट में होता है बेड रॉक, जहाँ पर कि बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स हमें मिलते हैं। विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। इस पार्ट को डिग करना भी बहुत ही टफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टाइप्स। सॉइल किसी एक टाइप की नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल का यूज़ होता है फॉर ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। As you know, weathering of rocks produce small particles of various materials. These include sand and clay. तो जब वेदरिंग होगी, जब ब्रेकिंग डाउन होगी रॉक्स की, तो अलग अलग टाइप की सॉइल बनती है। तो जैसे सैंड और क्ले भी एक दो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल हैं, और इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो भी बहुत ही डिफरेंट होता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस जब उनके साथ ऐड हो जाती है तो उसी को हम सॉइल कहते हैं। इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और अर्थवर्म्स एक्सेट्रा रह सकते हैं। द सॉइल इज़ क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब जब हम सॉइल को क्लासीफाई करते हैं तो उसके जो
पार्टिकल्स हैं उनके साइज़ को ध्यान में रखेंगे। इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बिगर साइज़ के होते हैं, जबकि इससे छोटे पार्टिकल्स हमें जो मिलते हैं वो मिलेंगे क्ले सॉइल में। तो क्ले सॉइल मॉडरेटली मिडिल साइज़ के पार्टिकल्स की होती है, जबकि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही लार्जर होते हैं। If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy. और अगर एक जो दोनों टाइप के पार्टिकल्स हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, और वो मिक्स हो जाते हैं, तो उस टाइप की सॉइल को हम कहते हैं लोमी सॉइल। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप्स के सॉइल के नाम पता चले हैं, सैंडी, क्ले एंड लोमी। द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। जो सॉइल का पार्टिकल होते हैं जितने भी, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करती हैं कि सॉइल कैसी होगी। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड होती है उसके पार्टिकल्स हमें पता है कि बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, और इनके बीच में बड़ी बड़ी स्पेस होगी। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, और इन स्पेस के बीच में भर जाती है एयर। वी कैन से दैट द सैंड इज़ वेल एरेटेड। तो एयर जो होती है सैंड में बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकती है, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स आर ऑफ वेरी लार्ज साइज। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरेटेड। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और वाटर इसके अंदर से ईजिली पास हो सकता है। सो सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। तो सैंडी सॉइल के अंदर एयर ज़्यादा होती है और वो जल्दी सूख जाती है अगर हम इसमें वाटर को डालते हैं, तो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बहुत ही कम है। फिर हम बात करते हैं दूसरी टाइप की सॉइल की, जैसे कि क्ले सॉइल। Second type of soil is clay soil. Clay particles being much smaller packed tightly together, leaving little spaces for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. So clay soils have less air. तो जो clay के जो particles होंगे वो सैंड के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होंगे। तो सैंड की जैसे एयर उसके अंदर बहुत ज़्यादा आती थी, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता था। इसका अपोजिट क्ले में होगा, इसमें वाटर इजीली एब्जॉर्ब होगा और एयर भी इतनी ज़्यादा इसमें नहीं जाएगी लाइक द सैंड। तो क्ले सॉइल के अंदर लेस एयर होगी और वाटर एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा होगा। They can hold more water than the sandy soil. The best top soil for growing plants is loam. अब अगर हम बात करते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, तो लोमी सॉइल होगी, क्योंकि लोमी सॉइल के अंदर मिक्सचर होता है सैंड के पार्टिकल्स का और क्ले के पार्टिकल्स का। तो इसकी वजह से इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो अच्छा हो जाता है, और इसमें एयर और वाटर का जो बैलेंस है एब्जॉर्ब होने का वो भी ठीक होता है। Loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particles known as slate. तो इस लोमी सॉइल के अंदर एक सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्लिट। स्लिट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। तो स्लिट जो होती है वो रिवर बेड्स के अंदर, नदी के अंदर डिपॉजिट होते हैं ये पार्टिकल्स। द साइज ऑफ द स्प्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट, और इसके अंदर ह्यूमस भी होता है। तो इसीलिए जो लोमी सॉइल है वो बेस्ट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये वाटर को भी अच्छी तरह होल्ड कर सकती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, मटकाज एंड सुराहीज। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कौन सी सॉइल यूज़ होती है, तो इसमें हमें ऐसे सॉइल का यूज़ करना पड़ेगा जिसका पार्टिकल साइज़ मीडियम हो और जो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी ना करे और बहुत कम एब्जॉर्ब भी ना करे। तो इस तरह की सॉइल होती है क्ले सॉइल। तो क्ले सॉइल का यूज़ होता है इस तरह की आर्टिकल्स को बनाने के लिए। Then there is activity 9.3. Collect samples of clay, loam and sandy soils. Take a fistful of soil from one of the samples. Remove any pebble, rocks or grass braids from it. Now add water drop by drop and knead the soil. तो यहाँ आप देखेंगे इसका डायग्राम, यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल ली है। So in these diagrams we can see in the A part we need the
mixture of soil well and we make a dough type थिंग फ्रॉम इट और हम इसे गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। गूंदने के बाद हम देखते हैं कि इससे कैसे डिफरेंट शेप्स बन रही हैं। तो अगर इस तरह की डिफरेंट शेप्स बनती हैं तो इसका मतलब ये जो सॉइल है वो बहुत सूटेबल है क्ले से वो पॉट्स बनाने के लिए और टॉयज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आएंगी सॉइल की, डिफरेंट जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहली इसकी क्वालिटी है कि ये परकोलेट करती है वाटर को अपने अंदर से। तो परकोलेट करने का मतलब होता है पास होने देना। तो वाटर को पास होने देती है अपने अंदर से, उसका कितना परकोलेशन रेट होगा वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, बूझो एंड पहेली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 into 50 centimeter each, one on the floor of their house and the other on the kacha or unpaved road. They filled 2 bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottles, one each, at the same time in 2 squares. They observed that water on floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. तो यहाँ पर क्या किया है कि बूझो एंड पहेली, जो यहाँ पर हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं बुक में, वो क्या करते हैं कि स्क्वायर्स डिग करते हैं 50-50 सेंटीमीटर्स के। एक तो वो डिग करते हैं अपने फ्लोर, घर के जो फ्लोर है उसके ऊपर जो कि कंक्रीट से बना होता है, और दूसरा वो एक कच्चे रोड पर डिग करते हैं। तो दोनों के अंदर वो क्या करते हैं कि सेम साइज़ की 2 बॉटल्स लेकर उनमें हर एक बॉटल का पानी, एक का वो डालते हैं अपने फ्लोर पे जो उनके घर का फ्लोर है और दूसरा डालते हैं कच्चे रोड वाले वहाँ पर। तो वो देखते हैं कि दोनों जगह पर क्या हुआ, वाटर उन्होंने डाला बट जो फ्लोर उन्होंने घर के फ्लोर पे जो वाटर डाला था दैट फ्लोड डाउन और एब्जॉर्ब नहीं होता है, जबकि जो कच्चा रोड पर उन्होंने पानी डाला था वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। For this we come to the activity 9.4. For this activity, divide yourself into 3 teams. Name the teams A, B and C. You will find out how fast the water passes down the soil. तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स में ये एक्टिविटी की जा सकती है, A, B, C के ग्रुप में। तो उसमें क्या करना होगा, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होगा एक स्मॉल टिन कैन और उसका बॉटम कट होना चाहिए, लाइक वी हैव टू यूज़ इट लाइक अ पाइप। इफ़ पीवीसी पाइप, तो अगर पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं तो उसको कट कर लेंगे इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस और फिर उनको यूज़ करेंगे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या करना है इस एक्टिविटी में कि जो भी हम जिस ग्राउंड पर हम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी सॉइल को हमें डिग करना है और फिर पाइप को प्लेस कर देना है उसके अंदर अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप। तो 2 सेंटीमीटर डीप तक उस पाइप को या वो जो हमने कैन लिया था उसको यहाँ पर डिग कर देना है। अब क्या करना है, पोर करना है 200 ml वाटर इन द पाइप। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटल की हेल्प से 200 ml ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू दिस पाइप। You can use any empty 200 ml bottle. Note the time when you start pouring water. अब यहाँ पर वाटर पोर करते टाइम का जो टाइम है उसे नोट करना है, और जब सारा वाटर पर्कुलेट हो जाता है यानी कि जो पाइप है वो एम्प्टी हो जाता है तब तक का टाइम हमें दोबारा से नोट करना है। तो पहला टाइम नोट करना है जब हमने पाइप के अंदर वाटर को फिल करना स्टार्ट किया था, और फिर सेकेंड टाइम नोट करना है जब पाइप पूरा जो है वो एम्प्टी हो जाता है। तो ये अगर हम दोनों टाइम का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा इसका परकोलेशन टाइम। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। पोर करते टाइम, पानी भरते टाइम पाइप में वो इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो परकोलेशन रेट के लिए फार्मूला हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। परकोलेशन क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा percolation rate will be amount of water in ml upon percolation time in minutes। तो ये जो इसकी यूनिट होगी ml पर मिनट में आएगी। तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट। अब अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर 200 ml तो हमने वाटर लिया ही था, इसमें टाइम रिक्वायर्ड हुआ इसको परकोलेट होने में 20 मिनट्स का, तो रेट ऑफ परकोलेशन यहाँ पर आ जाएगा 200/20, दैट इज़ 10 ml per minute। Calculate the rate of percolation in your soil sample. Compare your findings with others and arrange the soil samples in increasing order of the rate of percolation। तो different soil samples में rate of percolation को find किया जा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर का मतलब है कि सॉइल के अंदर हमेशा कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you notice that air above the land is shimmering. Why is it so? तो हमें कई बार दिखाई भी देता है कि कुछ पार्टिकल्स इस तरह के मॉइस्चर के उड़ते हुए हमें कई बार दिखाई भी देते हैं। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 9.5 में देखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं दैट सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर और वाटर। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 spoonfuls of a soil sample in it. Heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. तो यहाँ पर क्या होगा कि on heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on cooler inner walls of upper part of the boiling tube. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वाली एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी की डायग्राम में हम देखते हैं कि एक बर्नर जला हुआ है नीचे, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब है और बॉइलिंग ट्यूब कह सकते हैं उसे। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर सॉइल सैंपल है और स्टैंड लगा हुआ है जिससे कि ये बॉइलिंग ट्यूब होल्ड की गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे कि बर्नर पर हीट करने के कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके जो वॉल्स हैं, उसकी वॉल्स के ऊपर वाटर ड्रॉप्स अपीयर होती हैं कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले इवेपोरेशन हुआ और बाद में कंडेंसेशन हुआ, जिसकी वजह से ये जो मॉइस्चर ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, यहाँ पर अपीयर होती हैं। It shows that the soil contains moisture or water. After heating the soil, take it out of the tube. Compare it with the soil which has not been heated. Note the difference between the two. तो अगर हम heated और not heated soil के बीच difference देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो not heated soil थी वो उसके अंदर moisture अभी भी present होता है, जबकि heated वाली जो है उसके अंदर से moisture lost हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। तो अभी हमने पढ़ा परकुलेशन मीन्स पैसेज ऑफ वाटर बाय द सॉइल, बट अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल की कोई भी सॉइल सैंपल कितना वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 9.6। यहाँ पर हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल से कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम में बनाया है एक बीकर, फनल, फिल्टर पेपर और ड्रॉपर। यहाँ पर जो फनल है इसके अंदर हमने रखा है पाउडर्ड सॉइल को। कोई भी सैंपल हम पाउडर्ड सॉइल का ले सकते हैं। अब उस पाउडर्ड सॉइल के थ्रू हम वाटर ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं। जो वाटर हमने एक दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में रखा हुआ है, और फिर उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले वहाँ पर कितना वाटर था और अब कितना वाटर वहाँ पर रह गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। जितने वाटर के अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था और जितना वाटर अमाउंट अब उसमें रह गया है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि कितना वाटर को एब्जॉर्ब किया है सॉइल ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेट ऑफ सॉइल था 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स वेट ऑफ सॉइल था और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर था UML। और जो एब्जॉर्प्शन के बाद वाटर बचा दैट इज VML। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल अगर निकालना होगा तो U माइनस VML से हमारा ये आ जाएगा। और अगर हमें वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल ग्राम्स में निकालना है तो हमें U माइनस V ग्राम्स करके इसका आंसर मिल जाएगा। एक और इसमें फॉर्मूला आएगा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। इसके लिए फॉर्मूला है U माइनस V अपॉन वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पर था 50 ग्राम्स इंटू 100, यहाँ पर आएगा इंटू। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। अगर हम यही एक्टिविटी डिफरेंट सॉइल सैंपल्स के साथ करते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सी सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब करती है, कितना उसका परकोलेशन रेट है और किसका लोएस्ट परकोलेशन रेट होगा, किसका हाईएस्ट होगा। इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इससे मिलेंगे। Well, the last topic is soil and crops. Different types of soils are needed for growing different types of crops, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को अलग 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 टाइप्स की सॉइल्स में ही ग्रो किया जा सकता है। अब सॉइल किस चीज़ पर इफ़ेक्ट करती है? विंड,
रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें सॉइल को अफेक्ट करती हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करते हैं और इसीलिए डिफरेंट जगह की जो सॉइल होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक wheat and gram. Such soils are good at retaining water. For paddy, soils rich in clay and organic matter having a good capacity to retain water are ideal. For lentils and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. For cotton, sandy loamy soil is needed. तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, जैसे कि वीट ग्राम के लिए क्ले लोमी सॉइल ठीक रहती है, और इसी तरीके से पैडी के लिए सॉइल्स जो क्ले ही होती है वो आइडियल होती है, और दालों को उगाने के लिए लोमी सॉइल रिक्वायर्ड होती है। Crops such as wheat are grown in fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile. तो अगर हमें wheat जैसा कोई क्रॉप उगाना है तो उसके लिए हमें clay soil यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये रिच होती है ह्यूमस में और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इससे हमें पता चला कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप की सॉइल्स का यूज़ होता है। टेबल 9.2 में भी दिया हुआ है कि किस तरह की टाइप ऑफ सॉइल किस तरह के क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज़ होती है। यू कैन फिल दिस टेबल विद योर ओन। नाउ लास्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि टॉप फर्टाइल सॉइल का रिमूव हो जाना, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, किसी भी वजह से जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है टॉप लेयर से तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। इसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रह पाती है, क्योंकि जो फर्टाइल लेयर है वो तो रिमूव हो जाती है। और ये मोस्टली कब होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जब प्लांट्स नहीं होते हैं सॉइल के ऊपर तो वो इजीली रिमूव हो जाती है विंड के इफेक्ट से या वाटर के इफेक्ट से। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कटिंग ऑफ ट्रीज को रोकना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को नहीं होने देना चाहिए। So with this topic we come to the end of the chapter.